नमस्कार स्टूडेंट, आपका स्वागत है इस ऑनलाइन यूट्यूब की क्लास में। आज हमारा जो नेक्स्ट पार्ट था वो हम पढ़ेंगे आपके जो हृदय की संरचना है वो पढ़नी। जो 10th क्लास का आपका टॉपिक चल रहा था सेकंड चैप्टर, उसमें हम पढ़ रहे थे आपके एक तो ब्लड के बारे में, ब्लड ग्रुप के बारे में हमने पढ़ लिया था। और जो हमारा आज का जो लेक्चर होगा वो होगा आपके हृदय के ऊपर। हम पढ़ेंगे आज आपके हृदय की संरचना और हृदय की कार्यविधि। ठीक है, इससे पहले मैं आपको कुछ बातें बता देता हूँ कि एक जो आपके RH कारक में एक आपकी इम्पोर्टेंट बात थी, आप उसको याद रखना। वो था आपके कि अगर एक आपके जो नर है मेल, अगर उसका आपके जो ब्लड ग्रुप है अगर वो RH पॉजिटिव है और जो मादा है अगर उसका आपके ब्लड ग्रुप आपके RH नेगेटिव है, अगर इन दोनों का विवाह हो जाए और अगर इनसे उत्पन्न होने वाली जो संतान है, अगर पहली संतान ध्यान रखना अगर RH पॉजिटिव है, पहली संतान कौन सी अगर आपके RH पॉजिटिव है, पहली संतान कौन सी अगर आपके RH पॉजिटिव है, तो ये तो संतान आपके क्या होगी नॉर्मल। लेकिन जो सेकंड संतति होगी अगर वो भी आपके RH पॉजिटिव है, अगर वो भी आपके RH पॉजिटिव है तो इस संतान की क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। कंडीशन क्या है इसमें ध्यान रखना कि जो नर होगा वो तो आपकी क्या होगा RH पॉजिटिव, मतलब जो आपके मेल होगा पुरुष होगा वो कौन सा होगा RH पॉजिटिव, जो महिला होगी वो कौन सी होगी आपके RH नेगेटिव। इन दोनों की अगर शादी हो जाए और इनसे उत्पन्न होने वाली जो पहली संतान है वो तो क्या होगी, अगर RH पॉजिटिव होती है वो तो वो पहली संतान तो आपकी नॉर्मल होगी, पर सेकेंड संतान भी अगर RH पॉजिटिव है तो उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। इसी को बोलते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। क्या बोलते हैं, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस बोलते हैं। अब क्या होता है कि इसमें इस बच्चे को बचाने के लिए क्या करते हैं, इसके 72 घंटे के अंदर अंदर जो पहली संतति उत्पन्न होती है उसके 72 घंटे के अंदर अंदर इसको RHD का टीका लगाया जाता है, जिसे रोहगम भी कह सकते हैं। ठीक है, RHD का टीका लगाया जाता है। ये आप ध्यान रखना, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस, जिसे हिंदी में कहते हैं गर्भ रक्ताणु कोरकता, गर्भ रक्ताणु कोरकता। क्या कहते हैं, गर्भ रक्ताणु कोरकता कहते हैं। ये आपके इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। अब जो हमारा नेक्स्ट पार्ट होगा वो हम पढ़ेंगे आपके हृदय के बारे में। किसकी संरचना पढ़ेंगे हम, अब हृदय की संरचना पढ़ेंगे। अब देखो हृदय की संरचना में आपको क्या ध्यान रखना है, मतलब क्या है हमारा अब टॉपिक, परिसंचरण तंत्र। कौन है, परिसंचरण तंत्र। ध्यान रखना, इस परिसंचरण तंत्र के बारे में सबसे पहले बताया था एक वैज्ञानिक था विलियम हार्वे। इस परिसंचरण तंत्र का पिता किसे कहते हैं, विलियम हार्वे को कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले परिसंचरण तंत्र के बारे में इस विलियम हार्वे ने बताया था। फिर हमें क्या याद रखना है कि जो परिसंचरण होता है जो आपके उसमें ध्यान रखना 2 प्रकार का होता है, एक तो खुले प्रकार का परिसंचरण तंत्र, एक आपके बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र। खुले प्रकार का परिसंचरण तंत्र से मतलब है कि जो रक्त होता है वो आपकी नलिकाओं में नहीं बहता, ऐसे खुला रक्त बहता है। ठीक है, जो रक्त होता है वो आपके नलिकाओं में नहीं बहता है। ठीक है, जबकि जो बंद प्रकार का होता है वो रक्त क्या होता है, इसमें बंद प्रकार का परिसंचरण में क्या होता है, रक्त बंद नलिकाओं में बहता है, रक्त बंद नलिकाओं में बहता है। ये ध्यान में रखना। खुले प्रकार का जो परिसंचरण तंत्र होता है इसमें ध्यान रखना, ये आपके खुले प्रकार का परिसंचरण तंत्र आर्थ्रोपोडा या मोलस्का संघ के जंतुओं में पाया जाता है, मतलब जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनमें ये आपके खुले प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। जबकि जो बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र ये आपके मनुष्यों में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, मनुष्य में। और जो बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र होता है इसमें जो रक्त होता है वो आपके लाल कलर का होता है, जबकि जो खुले प्रकार का परिसंचरण तंत्र होता है उसमें आप रक्त देख लेना हमेशा कैसा कलर का दिखाई देगा, आपको थोड़ा हल्का व्हाइट कलर का दिखाई देगा। ये हमने देख लिया कि खुले प्रकार का परिसंचरण तंत्र और आपके बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र क्या होता है। अब हमारा कोई होगा यहाँ पे टॉपिक, अब पढ़ेंगे हम मानव के हृदय की संरचना। क्या पढ़ेंगे, मानव के हृदय की संरचना पढ़नी है हमें। मानव के हृदय की संरचना परिसंचरण तंत्र में एक तो हमें पढ़ना है हृदय के बारे में, हृदय के बाद में हमें पढ़ना है रुधिर वाहिनियों के बारे में। किसके बारे में, रुधिर वाहिनियों के बारे में पढ़ना है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे
कि हृदय की संरचना किस प्रकार की होती है। मानव का हृदय होता है वो 4 कोष्ठीय होता है। कैसा होता है? 4 कोष्ठीय। 4 कोष्ठीय मतलब क्या होता है? 4 कोष्ठीय, 4 कोष्ठ, 4 चैम्बर युक्त होता है। मतलब क्या होता है? मानव का हृदय इस प्रकार 4 कोष्ठों का बना होता है, ठीक है। जिसमें से ऊपर वाले 2 कोष्ठ होते हैं, ये फर्स्ट और सेकंड, ये 2 कोष्ठ कहलाते हैं आपके आलिंद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? आलिंद। जबकि जो नीचे वाले आपके ये 2 कोष्ठ होते हैं, ये आपके कहलाते हैं नीले। क्या कहलाते हैं? नीले। ऊपर वाले 2 कोष्ठ क्या कहलाते हैं? आलिंद। जबकि 2 नीचे वाले जो कोष्ठ होते हैं वो क्या कहलाते हैं? नीले, ठीक है। फिर बाद में ध्यान रखना है कि जो मानव का हृदय होता है 4 कोष्ठ युक्त तो होता है, पर इसकी स्थिति कहाँ पे होती है? इसकी स्थिति आप ध्यान रखना, जो वक्ष गुहा, जो आपके छाती वाला पार्ट है, उस वक्ष गुहा में बाएं पार्ट में जो आपके श्वास नली ट्रे क्या स्थित होता है, उसी के थोड़े से लेफ्ट साइड में धसा हुआ होता है, ठीक है। होता तो बीच में, पर नीचे वाला पार्ट वो थोड़ा सा लेफ्ट साइड में धसा होता है। इसीलिए जो हृदय की संरचना बनाते हैं उसको लेफ्ट साइड से थोड़ा सा आप ऐसे धसा हुआ बनाते हैं हमेशा, ठीक है। अब देखो मैं इसका डायग्राम बना रहा हूँ आपके सामने, यहाँ पे हृदय का डायग्राम, साथ साथ में आप देखते जाना कि वो डायग्राम आपको किस प्रकार से बनाना है। अब देखो मैं यहाँ पे मानव के हृदय का डायग्राम बना रहा हूँ। अच्छे से ध्यान देना, आपको किस प्रकार से डायग्राम बनाना है पूरा याद रखना है। देखो ये थोड़ा सा नीचे से लेफ्ट साइड में रखना है आपको, ठीक है। थोड़ा सा नीचे से आपको लेफ्ट साइड में रखना है। हो गया लेफ्ट साइड में। अब देखो मैं इसके बाहर एक आपके आवरण बना रहा हूं, जिस आवरण को कहते हैं हृदय आवरण। और इस हृदय आवरण के कारण क्या होता है कि हृदय को क्या करता है? बाहरी आघातों से ये आपके बचाता है। जो हृदय आवरण होता है ये क्या कार्य करता है? इस हृदय को बाहरी आघातों से बचाता है। हृदय आवरण क्या कार्य करता है? इस हृदय को बाहरी आघातों से बचाता है। हो गया ये हृदय आवरण। अब देखो इसमें मैं आपके 4 चेंबर बनाऊंगा, वो किस प्रकार से बनाऊंगा। ये आपके इस प्रकार से मैंने बीच में से एक पट बना दिया। मतलब क्या होता है कि ये इधर वाला पार्ट तो कौन सा? दायां, और उधर वाला पार्ट कौन सा हो जाएगा? बायां। इधर वाला जो पार्ट होगा हमेशा कौन सा होता है? दायां, राइट साइड। और इधर वाला कौन सा होता है? लेफ्ट साइड। मतलब क्या होता है? ये पार्ट तो कौन सा हो जाएगा आपके? दायां। और ये पार्ट कौन सा हो जाएगा आपके? बायां। कौन सा हो जाएगा? बायां। अब देखो इसमें से मैं कुछ प्रकार से यहाँ पे कुछ संरचना बनाता हूँ, उन्हें कहते हैं कपाट। क्या कहते हैं? कपाट। बना दिए कपाट। ऊपर वाला पार्ट तो कौन सा हो गया? ये 2 चैम्बर क्या कहलाते हैं? आलिंद। जबकि 2 नीचे वाले चैम्बर क्या कहलाते हैं? आपके नीले। ये इधर वाला तो हो जाएगा आपका कौन सा पार्ट? दायां आलिंद। कौन सा हो जाएगा? दायां आलिंद। जबकि ये पार्ट कौन सा हो जाएगा आपके? बायां आलिंद। कौन सा पार्ट हो जाएगा? बायां आलिंद हो जाएगा, ठीक है। ये नीचे वाले पार्ट कौन से कहलाते हैं? आपके नीले। तो ये कौन सा हो जाएगा? बायां नीले। कौन सा हो जाएगा? बायां नीले। और जबकि ये कौन सा हो जाएगा आपका? दायां नीले। कौन सा हो जाएगा? दायां नीले, ठीक है। ये संरचना बन गई। अब आपको क्या करना है कि इस डायग्राम में आपको जो ऊपर वाले पार्ट है यहाँ पे कुछ आपको नलिकाकार संरचना बनानी है। यहाँ पे आपको कुछ नलिकाकार संरचना बना रही है। ये देखो इस प्रकार से।
नलिकाकार संरचना बन गई इस तरफ। इन भागों को कहते हैं आपके, ये तो होगी ऊपरी भाग की शिरा ऊपर की ओर है तो, और इसे बोलते हैं निचले भाग की महाशिरा या निम्न भाग की महाशिरा। इसको बोलते हैं आपके निम्न भाग की महाशिरा। क्या बोलते हैं? निम्न भाग की महाशिरा। ठीक है, और यह संरचना हो जाएगी आपके ऊपरी भाग की महाशिरा। इसे क्या बोलते हैं? ऊपरी भाग की महाशिरा। ठीक है, अब इधर मैं संरचना बना रहा हूं आपके कुछ विशेष प्रकार की। सेम इस प्रकार की संरचना मैं आपके इस तरह बनाऊंगा। ये संरचना आपके कहलाती है यहाँ पे फुफ्फुस शिरा, फुफ्फुस शिरा, पल्मोनरी वेन। ये हो गई आपके फुफ्फुस शिरा। अब ध्यान रखना, जो इधर वाला जो पार्ट है आपके दायां नीले, इस दाएं नीले में आपको टी आकार की संरचना बनानी। कैसी संरचना बनानी है? टी आकार की संरचना बनानी। ये देखो, ये टी आकार की संरचना मैं इसके अंदर बना रहा हूं। ये हो गई आपकी टी आकार की संरचना। जो भी इसके बीच में संरचना आ रही है उनको क्या कर दो आप? क्लीन कर दो यहाँ से। ये आपकी टी आकार की संरचना। इसके बाद में जो इधर वाला पार्ट है, इसमें आपको एस आकार की संरचना लानी। कैसी संरचना लानी? एस आकार की संरचना लानी। ये हो गया आपके एस आकार की संरचना। इसमें जो भी संरचना आ रही है उनको क्लीन कर दो यहाँ पे। सिर्फ और सिर्फ आपको एस आकार की संरचना बनानी है। ये आपके एस आकार की संरचना यहाँ पे बन गई। ये देखो, आपके हृदय का डायग्राम यहाँ पे रेडी हो जाता है। ठीक है, हृदय के जो भी भाग है मैं वहाँ पे नाम लिख रहा हूँ। एक एक भाग को आप ध्यान में रखना है कि कौन सा भाग क्या कहलाता है और क्या कार्य करता है। अब जो मैंने टी आकार की संरचना बनाई है, ये टी आकार की संरचना आपकी कहलाती है फुफ्फुस धमनी। जो टी आकार की संरचना बनाई है इसको कहते हैं आपके फुफ्फुस धमनी। क्या कहते हैं? फुफ्फुस धमनी। ये फुफ्फुस धमनी आपके कौन से भाग से जुड़ी हुई है? यहाँ पे ध्यान दो, ये टी आकार की संरचना देखो कौन से भाग में आ रही है। यहाँ पे इस भाग में आ रही है। कौन से भाग में? दाएं नीले में आ रही है। ठीक है, कौन से में? भाग में, दाएं नीले में। अब ध्यान रखना, जो आपके एस आकार की जो मैंने संरचना बनाई है, ये एस आकार की संरचना आपके कहलाती है महाधमनी। एस आकार की संरचना आपकी क्या कहलाती है? महाधमनी कहलाती है। क्या कहलाती है? महाधमनी। हो गया महाधमनी। ये देखो 4 चैम्बर हो गए। फर्स्ट, सेकंड ये, सेकंड ये, थर्ड ये हो गया और फोर्थ ये हो गए। 4 चैम्बर हो गए। हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर। अब ध्यान रखना, जो ऊपरी भाग की महाशिरा है और जो निम्न भाग की महाशिरा है, इन महाशिराओं के द्वारा जो आपके अशुद्ध रक्त आता है, यह अशुद्ध रक्त सबसे पहले कौन से भाग में आएगा? 1 नंबर भाग में। और 1 नंबर भाग को हम क्या बोलते हैं? यहाँ पे 1 नंबर भाग को हम क्या नाम देते हैं? आपके दायां आलिंद नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? दाएं आलिंद में सबसे पहले आपके जो ब्लड आएगा इनके द्वारा और इनके द्वारा कहाँ पे आएगा? यहाँ पे। कौन सा रक्त आएगा? ध्यान रखना, एक नाम लूंगा मैं आपके शुद्ध रक्त का नाम लूंगा। किसका? शुद्ध रक्त। शुद्ध रक्त का मतलब आपको याद रखना है कि रक्त में क्या मिली हुई है? आपके ऑक्सीजन प्लस क्या है? आपके रक्त। और आपके एक अशुद्ध रक्त का नाम लूंगा मैं। अशुद्ध रक्त का मतलब आपको याद रखना है कि CO2 प्लस क्या है? रक्त है। ये 2 बातें आप ध्यान में रखना। सबसे पहले अशुद्ध रक्त इन महाशिराओं के द्वारा इस भाग में आता है, फर्स्ट नंबर भाग में। और इस फर्स्ट नंबर भाग को क्या बोलते हैं? दाएं आलिंद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दाएं आलिंद। दाएं आलिंद में बाद में जो आपके यहाँ पे कपाट लगे हुए थे, इस प्रकार की जो संरचना इस प्रकार यहाँ पे थी, इन कपाटों के द्वारा यह रक्त आपके कौन से भाग में आता है? इस नीचे वाले भाग में। और नीचे वाले भाग का नाम क्या? आपके दायां नीले। क्या भाग है? दायां नीले। इस दाएं नीले में आने के बाद में जो आपके टी आकार की संरचना है, इस टी आकार की संरचना के द्वारा रक्त, ध्यान रखना, कहाँ पे चला जाता है? टी आकार की संरचना के द्वारा आपके फुफ्फुस धमनी के द्वारा कहाँ पे चला जाता है? फेफड़ों के पास में चला जाता है। कहाँ पे जाता है? यहाँ से फुफ्फुस के पास में चला जाता है। कहाँ पे जाता है? फुफ्फुस के पास में। फुफ्फुस के पास में क्या होती है? जो वायु कुपिका होती है उसमें क्या रहती है? आपके O2 गैस रहती है, ऑक्सीजन गैस रहती है। और रक्त जैसे ही वहाँ पे जाता है इस फुफ्फुस के पास में,
तो जो ऑक्सीजन होती है वो तो किसके साथ में मिल जाती है, ब्लड के साथ में, रक्त के साथ में। और जो रक्त में जो आपके CO2 होती है, ये CO2 कहाँ पे चली जाती है, वापस आपके फुफ्फुस में। तो यहाँ पे आपके रक्त कैसा हो गया, अब आपके शुद्ध रक्त हो गया, मतलब आपके रक्त में क्या है, अब वहाँ पे ऑक्सीजन है, रक्त में क्या है, ऑक्सीजन जुड़ गई, तो रक्त कैसा हो गया, शुद्ध रक्त हो गया। ठीक है, अब ये शुद्ध रक्त ध्यान रखना फुफ्फुस शिरा द्वारा, किसके द्वारा, फुफ्फुस शिरा के द्वारा इस भाग में आती है। इस भाग का नाम क्या, आपके बाई आलिंद में, किस में आती है, बाई आलिंद में। बाई आलिंद के बाद में आपके कपाटों के द्वारा यह शुद्ध रक्त आपके किस में आता है, बाएं नीले में, किस में आता है, बाएं नीले में। और बाएं नीले में आने के बाद में यह रक्त आपके एस आकार की जो मैंने संरचना बनाई है, ये एस आकार की संरचना के द्वारा यह रक्त आपके महाधमनी द्वारा, किसके द्वारा, महाधमनी द्वारा कहाँ पे भेज दिया जाता है, शरीर के विभिन्न भागों में, शरीर के विभिन्न भागों में भेज दिया जाता है, शरीर के विभिन्न भागों में भेज दिया जाता है। और यह चक्र निरंतर चलता रहता है, ब्लड इधर से आता रहता है, वापस बाहर जाता है, किसके पास, फेफड़ों के पास में, वापस बाएं आलिंद में आने के बाद में बाएं नीले में आता है, बाएं नीले के द्वारा महाधमनी के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में भेज दिया जाता है। यह चक्र निरंतर चलता रहता है और इस चक्र को बोलते हैं आपके हृदय चक्र, कार्डियक साइकिल। इस चक्र को क्या बोलते हैं, हृदय चक्र। अब ध्यान रखना यहाँ पे शरीर भाग में आप कि जो यहाँ पे ये कपाट उपस्थित होते हैं, ऊपर वाला भाग कौन सा, आलिंद, नीचे वाला कौन सा, नीले, तो ये कपाट कौन से हो गए, आलिंद नीले कपाट कहलाते हैं। ये कपाट क्या कहलाते हैं, आलिंद नीले कपाट। और दाएं भाग में ध्यान रखना त्रिवलनी कपाट पाए जाते हैं। कौन से पाए जाते हैं, यहाँ पे जो दायां भाग होता है यहाँ पे त्रिवलनी कपाट पाए जाते हैं, त्रिवलनी कपाट उपस्थित होते हैं। जबकि बाएं भाग में इधर ध्यान रखना आपके द्विवलनी कपाट पाए जाते हैं, बाइकैप्सिड वॉल, द्विवलनी कपाट पाए जाते हैं। ये कपाट क्या करते हैं कि आलिंदों में जो रक्त होता है उसको नीले में लाने को कंट्रोल करता है। ठीक है, और इन कपाटों के बंद होने से आपकी एक विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है। उस ध्वनि को आपने नाम सुनना होगा कि लब डब की आवाज़ आती है। कैसी आवाज़ आती है, लब डब की। जो डॉक्टर होता है वो स्टेथोस्कोप के द्वारा जब सुनता है तो उसके द्वारा वो कौन सी ध्वनि सुनाई देती है, इन कपाटों के बंद हो और खुलने से जो ध्वनि आती है वो कौन सी ध्वनि होती है, आपकी लब डब की ध्वनि सुनाई देती है। अब देखो जो दायां वाला पार्ट था उसमें कौन सा रक्त बह रहा था, आपके अशुद्ध रक्त बह रहा था। और जो बायां वाला पार्ट था इधर वाला, इसमें कौन सा रक्त बह रहा था, आपके शुद्ध रक्त बहता है। मतलब क्या होता है कि हृदय में एक भाग में शुद्ध रक्त और दूसरे भाग में अशुद्ध रक्त बहता है। एक बार रक्त आया वापस हृदय से बाहर चला गया, दूसरी बार वापस से रक्त आया शरीर के विभिन्न भागों में चला गया। मतलब क्या होता है कि रक्त को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचने के लिए, शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचने के लिए हृदय में से 2 बार गुजरना पड़ता है, 2 बार गुजरना पड़ता है, जिसे क्या कहते हैं, दोहरा रक्त परिसंचरण कहते हैं। क्या कहते हैं, दोहरा रक्त परिसंचरण कहते हैं, परिसंचरण कहते हैं। मतलब क्या होता है कि जो आपके शरीर के विभिन्न भागों तक रक्त को पहुंचने के लिए हृदय में से कितनी बार गुजरना पड़ता है, 2 बार गुजरना पड़ता है। और 2 बार गुजरने की जो प्रक्रिया है, हृदय में से 2 बार गुजरता है, तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, आपके दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र बोलते हैं। तो दोहरा रक्त परिसंचरण की परिभाषा समझ में आ गई। अब ध्यान देना, इसमें दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र को एक आरेख के द्वारा मैं समझा रहा हूँ यहाँ पे, उस आरेख को आप ध्यान रखना और हृदय की आपके पूरी की पूरी संरचना, आपकी प्रोसेस है वो आपके माइंड में रहेगी। ठीक है, अब देखना आपका हृदय कितने कोष्ठ होते हैं, हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। ये लो मैंने यहाँ पे 4 कोष्ठ बना दिए। हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। पहला कोष्ठ ये है रहा, सेकेंड कोष्ठ ये है रहा, थर्ड कोष्ठ ये है रहा, फोर्थ कोष्ठ ये रहा। ठीक है, अब ध्यान रखना आप कि फर्स्ट वाला जो कोष्ठ है इसको हमने क्या नाम दिया था, ऊपर वाले भाग को यहाँ पे देखो दायां आलिंद, तो ये कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे आपका भाग दायां आलिंद। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ इसका नाम, यहाँ पे ये कौन सा हो जाएगा, दायां आलिंद हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, दायां आलिंद।
ये भाग कौन सा हो जाएगा, नीचे वाला, इसके जस्ट नीचे वाला, ये कौन सा हो जाएगा, दायां नीले। कौन सा हो जाएगा, दायां नीले, दायां नीले। इधर वाला कौन सा हो जाएगा आपके भाग, ध्यान रखना, ये भाग हो जाएगा आपके बायां आलिंद। कौन सा हो जाएगा, बायां आलिंद। और ये कौन सा हो जाएगा आपके बायां नीले। कौन सा हो जाएगा, बायां नीले। ये देखो 4 भाग हो गए आपके हृदय के, हो गए 4 भाग। अब ध्यान रखना कि जो फर्स्ट भाग के द्वारा जो आपकी नलिका जुड़ी हुई है, इनको क्या नाम दिया, ऊपरी भाग की महाशिरा और निम्न भाग की महाशिरा। ये लो मैं यहाँ पे बनाता हूँ आपके ऊपरी भाग की महाशिरा। ये संरचना क्या हो जाएगी आपके ऊपरी भाग की महाशिरा, ऊपरी महाशिरा और निम्न महाशिरा, आप इनको नाम दे सकते हो या महाशिरा लिख सकते हो। इनमें क्या होता है, रक्त आता है, रक्त आता है। कहाँ से आता है ये रक्त, ये रक्त ध्यान रखना शरीर से आता है, शरीर के विभिन्न भागों से। कहाँ से आता है, शरीर के विभिन्न भागों से। शरीर के विभिन्न भागों से रक्त किस में आता है, सबसे पहले दाएं आलिंद में। दाएं आलिंद में आने के बाद में कपाटों के द्वारा ये रक्त किस में आता है, आपके 2 नंबर पार्ट में। और 2 नंबर पार्ट को हमने क्या नाम दिया था, दाएं नीले। और दाएं नीले से ये रक्त आप ध्यान रखना महाधम, यहाँ पे फुफ्फुस धमनी के द्वारा, सॉरी कौन सी धमनी, फुफ्फुस धमनी, नाम ध्यान रखना, फुफ्फुस धमनी। इस नलिका को हमने क्या नाम दिया था, फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस धमनी। फुफ्फुस धमनी के द्वारा यह रक्त कहाँ पे जाता है, आपके फुफ्फुस नाम आया, मतलब कहाँ पे जाएगा, लंग्स के पास में, फेफड़ों के पास में, फुफ्फुस के पास में जाएगा ये ब्लड, फुफ्फुस। फुफ्फुस में क्या होता है आपके O2 व CO2 का क्या हो जाता है, यहाँ पे आदान प्रदान हो जाता है। O2 व CO2 का क्या हो जाता है, आदान प्रदान। जैसे आपके जो फुफ्फुस की जो वायु कुपिका होती है, उसमें जो ऑक्सीजन रहती है वो कहाँ पे मिल जाती है, आपके ब्लड के साथ में। कहाँ पे मिल जाती है, ब्लड के साथ में। और ये ब्लड अब कैसा हो जाता है, शुद्ध रक्त हो जाता है। कैसा हो जाता है, शुद्ध। यह शुद्ध रक्त ध्यान रखना, अब यहाँ पे आप यह शुद्ध रक्त, यह शुद्ध रक्त कहाँ पे जाता है, कौन से भाग में, आपके दाएं आलिंद में जाता है। कौन से आलिंद में, दाएं, सॉरी बाएं आलिंद में जाता है। कौन से आलिंद में, बाएं आलिंद में, ठीक है, बाएं आलिंद में जाता है। किसके द्वारा जाता है, फुफ्फुस शिरा के द्वारा जाता है। किसके द्वारा जाता है, फुफ्फुस शिरा के द्वारा जाता है। और फुफ्फुस शिरा के द्वारा जाने के बाद में बाएं आलिंद से कहाँ पे आता है, बाएं नीले में आता है। कहाँ पे आता है, इस बाएं नीले में, नीचे वाले पार्ट में, बाएं नीले में। बाएं नीले में आने के बाद में जो आपके महाधमनी होती है, इस महाधमनी के द्वारा यह रक्त आपके कहाँ पे चला जाता है, शरीर के विभिन्न भागों में चला जाता है। कहाँ पे चला जाता है, वापिस शरीर के विभिन्न भागों में। किसके द्वारा, महाधमनी के द्वारा। ये आप इस संरचना को ध्यान में रखना कि ब्लड एक बार तो अशुद्ध आता है, वापस हृदय से जाकर कहाँ पे चला जाता है, फुफ्फुस के पास में। वापस जैसे ब्लड में ऑक्सीजन मिल जाती है तो ब्लड कैसा हो जाता है, शुद्ध रक्त। अब ये शुद्ध रक्त आपके किसके द्वारा, फुफ्फुस शिरा के द्वारा किस में आता है, बाएं आलिंद में। और बाएं आलिंद से किस में आता है, बाएं नीले में। और बाएं नीले से महाधमनी के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में भेज दिया जाता है। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, आपके दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र कहते हैं। ये आपको हृदय की संरचना, कार्यविधि सारी समझ में आई होगी। ऊपर वाले पार्ट आलिंद, नीचे वाले पार्ट नीले कहलाते हैं। सबसे पहले आपके इस दाएं आलिंद में रक्त आता है। कौन सा रक्त आता है, अशुद्ध रक्त। फिर नीले में जाता है, नीले के द्वारा फुफ्फुस धमनी के द्वारा फेफड़ों के पास में भेज दिया जाता है। वहाँ से जैसे ही ब्लड शुद्ध होता है तो फुफ्फुस शिरा के द्वारा ब्लड किस में आता है, इस पार्ट में आ जाता है, यहाँ पे। और यहाँ पे कौन सा भाग है, बाएं आलिंद। बाएं आलिंद से इन कपाटों के द्वारा कहाँ से आता है, बाएं नीले में। और महाधमनी के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में भेज दिया जाता है। और इस प्रकार ये चक्र चलता रहता है। इस चक्र को क्या कहते हैं, आपके हृदय चक्र कहते हैं। क्या कहते हैं, हृदय चक्र। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, इसमें हृदय के बाद में रुधिर वाहिनियों के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, रुधिर वाहिनियों में। आप इस डायग्राम को अच्छे से देख सकते हैं। यहाँ पे कुछ मिनट सेकंड का आपके लिए टाइम है। इस डायग्राम को देख लो आप अच्छे से, और इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आप इनके नोट्स बना लेना, ठीक है। अब मैं अगला टॉपिक चल रहा हूँ, आपके रुधिर वाहिनियाँ हैं। एक तो आपको धमनी के बारे में पढ़ना है, एक आपको शिरा के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में, एक तो धमनी के बारे में, एक आपको शिरा के बारे में पढ़ना है। धमनी को बोलते हैं आर्टरी, जबकि शिरा को क्या बोलते हैं, वेन। अब देखो इसमें आपको क्या याद रखना, जो रुधिर वाहिनियां होती है हमारे शरीर में 2 प्रकार की पाई जाती है। रुधिर वाहिनियां, एक तो धमनी के बारे में, एक आपको पढ़ना है शिरा के बारे में, ठीक है।
धमनी में क्या याद रखना है कि ये धमनी हमारे शरीर में शुद्ध रक्त का परिवहन करता है। अब यहाँ पे आपको फुफ्फुस धमनी या फुफ्फुस शिरा उनसे मतलब नहीं लेना है, सिर्फ हमें पढ़ना है महाधमनी और महाशिरा से मतलब लेना है, ठीक है। फुफ्फुस धमनी और फुफ्फुस शिरा के बारे में यहाँ पे मत समझना, वो आपके अपवाद स्वरूप आप उनको बोल सकते हो, सिर्फ हमें किसके मतलब लेना है यहाँ पे धमनी और शिरा से। तो ये ध्यान रखना, जो धमनी होती है ये आपके शुद्ध रक्त का परिवहन करती है। किसका परिवहन करती है? शुद्ध रक्त का परिवहन करती है। कौन करती है? आपके धमनी। और ये क्या करती है? शुद्ध रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाती है। कहाँ तक ले जाती है? विभिन्न भागों तक ले जाती है, ठीक है। ये तो इसका कार्य हो गया धमनी का। शिरा में क्या याद रखना है? शिरा ये आपके अशुद्ध रक्त का परिवहन करता है। किसका परिवहन करता है? अशुद्ध रक्त का परिवहन। और जो आपके शिरा होती है, इस शिरा में आपको यह भी ध्यान रखना है कि यह अशुद्ध रक्त को शरीर से हृदय में लाती है, शरीर से हृदय में लाती है। ये आपके हो गया यहाँ पे धमनी और शिरा के बारे में कि धमनी शुद्ध रक्त का परिवहन करती है, जबकि शिरा आपके अशुद्ध रक्त का परिवहन करती है। धमनी शुद्ध रक्त को हृदय से शरीर की ओर लाती है, जबकि आपकी शिरा होती है वो अशुद्ध रक्त को शरीर से हृदय में ले जाती है। ये आपके इन दोनों में यहाँ पे डिफरेंस हो गया। ये आपके हृदय का जो सर्कुलेटरी सिस्टम का था उसका टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो होगा आपके उत्सर्जन तंत्र का पढ़ेंगे, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और अगला टॉपिक होगा हमारा जो 10th क्लास का जो सेकंड चैप्टर चल रहा था, उसमें हमने रक्त के बारे में पढ़ लिया, पाचन तंत्र के बारे में पढ़ लिया, श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ लिया। अब जो अगला टॉपिक होगा वो होगा आपके उत्सर्जन तंत्र के बारे में, वो हम पढ़ेंगे आपके कल की क्लास में, जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।